स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। तो लास्ट में हमने ये केस डिस्कस करना था, इसमें कौन था भाई, कौन सा केस था वो जो हमने कहा था लास्ट में डिस्कस करेंगे, ये वाला है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। हमने कहा जब चार्जेस सब सेम नेचर के हो, तो चार्जेस अगर तीनों सेम नेचर के हो तो नोट में करके लिखिए, लिखो इफ ऑल ऑफ थ्री चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, if all of three charges are of same nature, सेम नेचर का मतलब या तीनों पॉजिटिव हैं या ही तीनों क्या है भाई, नेगेटिव हैं। इफ ऑल ऑफ थ्री चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर देन देयर विल बी, कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल या अनस्टेबल, देयर विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, लिखो देन देयर विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। Unstable equilibrium and the central charge and the central charge will execute SHM। SHM का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, वेरी गुड, बहुत कुछ जानते हैं आप लोग, ऐसी बात नहीं है। SHM, तो जो सेंट्रल चार्ज होगा क्या एग्जीक्यूट करेगा भैया, SHM। SHM का मतलब जैसे स्प्रिंग को आपने देखा होगा ना, कभी से थोड़ा सा क्या करें, स्ट्रेच करके या कंप्रेस करके आप छोड़ दो तो क्या होता है, वो ऑसिलेट करने लगता है अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर, उस मोशन को अपन क्या कहते हैं, SHM। तुम बड़े दिन बाद आ रहे हो, उम्मीद है कि तुम किसी के बहकावे में नहीं आओगे। यादव जी नहीं आए क्या भी, अच्छा ठीक है भाई, SHM, ठीक। क्लास 12 के बच्चे से अगर तर्क में टीचर जीत गया तो मान के चलना वो 12th में नहीं है। अच्छा अच्छा, यूपी वाले तो हाँ हमेशा से इनोसेंट है, मेरा बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ। CBSE और उनसे भी ऊपर है ICSC बोर्ड का बच्चा, मतलब समझ रहे हैं ना, एकदम स्मार्टेस्ट। अच्छा, तो आप स्मार्टेस्ट वाले, अब तुम यूपी बोर्ड है, अब CBSE है तो स्मार्टर वाली कैटेगरी में आ गए। हाँ, यूपी बोर्ड वाले बहुत ज्यादा इनोसेंट होते हैं बेचारे, हमेशा माहौल को एंजॉय करते हैं। हाँ, इनोसेंट इन द सेंस का मतलब उनको पता होता है कि मुझे कहाँ कैसे रहना है, वो ज्यादा मतलब चीजों को शो ऑफ नहीं करते, या कभी चीजों को लेकर एकदम, जैसे होता है ना कभी कभी लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं क्लास में या कहीं भी हैं, तो वो चीज नहीं दिखता। दिख जाए तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना, देखो। हाँ बेटा ठीक, अरे वाह, चिराग तले अंधेरा, देख रहे हैं यहाँ। मैं बता दूं, मैं कुंफू पांडा वांडा सीखा हूँ, ये जान लो। जैसे एकदम, आप भी सीखे हैं आज ही, आज मैं बहुत दिन से सीखा हूँ। ध्यान तो मारा ये देख रहे हो, देखे कि नहीं, ये है क्लास 12th, देख रहे हो। हाँ, मैं तो डायलॉग मार रहा था मजा, अब पता चल गया कि एक्शन नहीं लेना है। देखो यहाँ भैया लिखे SHM में होगा, तो जो फोर्स होगा, जो टाइम पीरियड होगा, देखो जब SHM में आएगा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आपने क्या लिखा होगा, स्प्रिंग के केस में, स्प्रिंग के केस में टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन आप क्या लिखे होंगे, T = 2 पाई m/k। m क्या है इसमें, मास होगा इसका। k क्या है इसमें, फोर्स कांस्टेंट है या SHM कांस्टेंट बोलते हैं। k क्या है इसमें, फोर्स कांस्टेंट है या SHM कांस्टेंट बोलते हैं आप इसको। तो लिखो, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F is equivalent to, then electrostatic force is equivalent to F is equal to, लिखो माइनस kx। F is equal to what, माइनस kx। जहां x क्या है, हाँ x है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन का मतलब जहां पहले ये रेस्ट पे रहा होगा, इससे मान लीजिए यहां इतना आया, ये कितना है भैया, x है। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है क्या अपना x, है ना भाई। और k क्या है,
फोर्स कांस्टेंट, के क्या है लिखिए, फोर्स कांस्टेंट, के का मतलब यहां है फोर्स कांस्टेंट से, के है यहां फोर्स कांस्टेंट। कोई मुझे समझाए यहां नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? हाँ, यहां नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? डायरेक्शन अपोजिट होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट। नीचे लिखिए हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, फिजिक्स में नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, डायरेक्शन का अपोजिट होना। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं, इसको ध्यान में रखिए। क्या लिखिएगा, हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, the directions of what, force and displacement are opposite to each other, are opposite to what, each other, एक दूसरे की क्या होंगे भैया, ये अपोजिट होंगे। एंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ये सब 11th में पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन चार्ज का एक केस बन रहा है तो उसको डिस्कस कर रहे हैं। एंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम टी इज इक्वल टू लिखो 2 पाई रूट में m अपॉन के है भाई, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट में m अपॉन के, ठीक है भाई, डन। ठीक, ये लास्ट में हम लोगों ने जो क्लास किया था उसी को कंटिन्यू करके आज कंप्लीट किए। आगे बढ़े, हटाएं से, ये केस हमने पढ़ना है। हेडिंग करो आप सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम, मैं इसको अलग से बताता भी हूं आपको, यहां समझा देता हूं। चलो इस लिखिए, हेडिंग करिए सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम, या सिंपल पेंडुलम आप बस हेडिंग कर लो, फिर इसमें बता देते हैं क्या क्या केसेस बनेंगे। सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम, वेक्टर्स को रिजॉल्व करना बताया था ना, कंपोनेंट में हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, आपको आता भी है लेकिन मैंने थोड़ा सा रिकॉल किया था इसको, है ना। अब जरा देखना भाई, टेंशन आपको पता है ना, मान लीजिए कोई थ्रेड है, कोई भी है आपके पास, स्ट्रिंग है, कोई धागा है, किसी चीज को हमने बांध कर इससे क्या कर दिया भाई, लटका दिया है। इसका वेट हमेशा किधर लगेगा, नीचे की तरफ होगा। वेट हमेशा किसी बॉडी सिस्टम का हमेशा क्या होता है भाई, नीचे की तरफ होता है। इस धागे में टेंशन हमेशा किधर होगा भैया, ऊपर की तरफ। जहां से इसका रिजिड बेस होगा, इसके भाई जो वेट है या जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन होता है। स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा क्या होगा, वेट या फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसको दिमाग में एकदम सेट कर लो। अब यहां जो हमने कहा आपको देखिएगा, देखो तुम यहीं पढ़ के आई थे ना पहले दिन, बताते हैं, ठीक है। लेकिन देखो मुझे यहाँ तक पहुंचने में कितने दिन लगे, वहाँ डायरेक्ट जंप करके पहुंचना आसान है, इसलिए सारी चीज़ें लेना है। लेकिन मैं कुछ चीज़ों को कट आउट करूँगा आप लोगों के कोड बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि मैं जानता हूँ ज़्यादा चीज़ों करने में ज़्यादा वक्त लगेगा। टाइम आगे बढ़ा कर मैं करूँगा, लेकिन अभी आप लोगों को एग्जाम्स हैं तो नो डाउट एक दिमाग में प्रेशर तो रहता है ना, यूनिट टेस्ट देना है, मार्क्स का मैम है तो मैम टॉन्ट मारेंगी, सर है तो सर टॉन्ट मारेंगे, कहीं ना कहीं बोलते रहते हैं ना कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, इतने मार्क्स लाए हो, उतने मार्क्स लाए हो, वगैरह वगैरह बोलते रहते हैं। एक बार आ गया तो दिमाग में आ गया, ये तुम लोग निठल्ले ही हो, अब तुम्हारा कभी नहीं आ सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो उससे बचाने के लिए मैं बोलूँगा, जब ऐसा होगा कि आप लोगों का कोर्स पीछे होगा, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, 1-2 दिन पहले आप मुझे बता दीजिएगा, एक 1 शॉट क्लास लेंगे, पूरा रिवीजन करा देंगे, स्टार्टिंग से लेकर जितना आ रहा होगा आपका पूरा एक ही दिन में रिवीजन करा देंगे। लेकिन उस दिन टाइम लेकर आइएगा, मुझे 2-3 दिन पहले बताइएगा, सो दैट मैं क्लास में अनाउंस कर सकूँ कि आज आपकी इतने घंटे क्लास चलेगी, मैं करा दूंगा पूरा। मतलब वो आपके टेस्ट के लिए होगा कि आप टेस्ट दे लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब क्लास में पढ़ेंगे तो पूरा एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे, तो उसमें वक्त लगेगा, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो भाई ये बना लिए, देखो सिंपल पेंडुलम बनाएंगे तो ये आपका है, ये चार्जेस हैं आपके, क्या है, क्यू और क्या है, क्यू चार्जेस हैं। दो सेम चार्जेस हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग से भैया इस तरह से क्या कर दिया, एक रिजिड बेस से हमने फिक्स कर लिया। बहुत ध्यान देखना, जब ये आपका चार्ज इस पॉइंट पे है, इसका दोनों का मासेस अभी मान लेते हैं सेम है, दोनों के मासेस क्या भाई अभी मान लेते हैं क्या है, सेम है। चार्जेस भी दोनों पे क्या है, सेम है, सेम नेचर के भी हैं। अगर यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ भी क्या है, प्लस क्यू है। बहुत ध्यान समझना इसको, और बहुत ईजी है, अगर एक बार समझ जाओगे लिख ले जाओगे। इसके कई केसेस बनेंगे, लेकिन पहला केस जिसको आ गया वो हर एक को कर ले जाएगा, जिसको पहले में प्रॉब्लम आ गई वो हर जगह फंसेगा। इसलिए स्टार्टिंग से समझिए क्या है इसका मतलब। तो जो भी इसका वेट होगा परपेंडिकुलर कहाँ होगा भाई, नीचे की तरफ होगा, कोई दिक्कत नहीं। टेंशन हमेशा मैंने कहा क्या होगा भैया, जहां आपका रिजिड बेस होगा उसी डायरेक्शन में होगा, ये वेट के अपोजिट टेंशन टी लगेगा। अगर यहां पर एंगल थीटा बन रहा है तो ये हमारी क्या है भाई, नॉर्मल वाली लाइन है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। कैसे थीटा हो गया भाई, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया। कैसे, ऑल्टरनेट एंगल याद है आप लोगों को, 9th 10th में पढ़ के आ रहे होंगे आप।
है ना। जब ये एंगल होता है आपका, दो लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल्स क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं। इनको बोलते हैं क्या, ऑल्टरनेट एंगल, है ना। तो ये दोनों क्या है भाई, नॉर्मल ही तो है, 20 वाली लाइन के, बेस वाली लाइन के, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल। तो ये वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल वाली लाइन हो जाएगी। जब ट्रांसवर्सल है तो भैया ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, हो जाएंगे ना इक्वल ही। फिर देखना भैया, हमने कहा जिसके साथ एंगल बनेगा वो हमारा बेस होगा, उसके साथ हमेशा क्या जाएगा, कॉस, बताया था ना इसको। तो यहां इसके साथ क्या जाएगा भैया, टी कॉस थीटा। ये वाला बेस जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है वहां क्या जाएगा, हमेशा साइन। ये हो जाएगा टी साइन थीटा, कोई टेंशन। इसी तरह से यहां भी रिजॉल्व करेंगे तो यही बनेगा। अगर मैं ये कंपोनेंट लिखता तो क्या होता, देखो ये है, देखो इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा यहां, अगर ये टेंशन टी है यहां पर, ये वाला कंपोनेंट इसका क्या होगा, टी कॉस थीटा होगा ना, ये टी कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा इसका, टी साइन थीटा। क्लियर है, ये सही है ना, ठीक है। फिर जरा देखना, अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ एल है, स्ट्रिंग की लेंथ एल है, तो ये मीन पोजीशन से लेंथ कितनी आएगी, एल साइन थीटा। ये कैसे आ रहा है, समझ में आ रही बात, ये कैसे लेंथ एल साइन थीटा आ गया, समझ में आ रहा है आपको। एक राइट एंगल ट्रायंगल आप ऐसे बनाओ, सब कुछ समझना नहीं, रटना बहुत पड़ेगा भैया। ये थीटा है आपका, ये एल है, ये एल है, हमें ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा, जिस पे एंगल बनता है वो हमारा बेस होता है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। हमें ये दिया है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर चाहिए, तो कौन सा टी रेशियो है जो दोनों में रिलेशन बताता है, साइन है। साइन थीटा इज इक्वल टू, आप जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहां बताइए, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है भाई, एल है, दिस होल अपॉन एल। सो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा। तो ये जो हमारा आया एल साइन थीटा, इन द सिमिलर वे ये भी क्या आ जाएगा हमारा एल साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रही है ना बात अपनी, ठीक है। तो ये जो टोटल इनके बीच का सेपरेशन है वो कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक एल साइन थीटा है, और यहां से यहां तक क्या है, एल साइन थीटा। तो टोटल सेपरेशन कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा। जो आर हम लिखते हैं ना, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो कुलम्ब साहब का फोर्स का हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या है भाई, एफ इक्वल टू क्या पढ़ा था, के Q1 Q2 अपॉन आपने क्या पढ़ा था भाई, आर स्क्वायर, ये पढ़ा है ना हमने। तो ये जो आर होता था, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन होता था, डिस्टेंस होता था। यहां डिस्टेंस कितना है, एल साइन थीटा और एल साइन थीटा, टोटल कितना हो जाएगा 2l साइन थीटा। अब दोनों चार्जेस अगर सेम नेचर के हैं तो फोर्स हमेशा किधर लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये भी इधर लगेगा, इसके कारण भी जो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ लगेगा। ये फोर्स क्या करेंगे, इन दोनों को रिपेल करेंगे, करेंगे कि नहीं। तो इन फोर्सेस को कौन बैलेंस कर रहा है ये समझना है। इस चार्ज का जो वेट है, जो mg नीचे आ रहा है, इसको कौन सा कंपोनेंट इसका बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा। तो टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन सा कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लिखोगे आप, के चार्जेस सेम है ना, तो Q1 Q2 दोनों के प्लेस पे Q रखेंगे, Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर। R के प्लेस पे हमने क्या रखना है, 2l साइन थीटा स्क्वायर। तो ये T साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा भैया, के Q स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जो भी स्क्वायर करके लिख देंगे। ये आपको कंडीशन केवल बना के छोड़ देने हैं। क्वेश्चन में आपको एंगल दिया जाएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया जाएगा, मास दिया जाएगा, सारी वैल्यू अपने आप क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास मिनिमम कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, 5 वेरिएबल्स हैं इसमें। कौन कौन से 5 वेरिएबल हैं, कौन कौन से 5 वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, एक t दिख रहा है, एक थीटा दिख रहा है, एक m है, एक क्या है l है, दिख रहा है कि नहीं। ये सारी वैल्यूज अगर नहीं दी होंगी तो कम से कम आपको क्या है, इसमें 2 से 3 वैल्यू देनी होनी चाहिए, कम से कम 3 वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए, 2 वैल्यूज होनी चाहिए, तभी जाकर क्या होगा, निकल जाएगा। कोई 3 पता हो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत। क्या मैं इसको अलग से बना के समझाऊं आपको, या समझ में आ गई ये बात, समझ में आ गई। इसको पहले ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसे नोट कर लेंगे हम लोग। डन, जल्दी से करिए। कंफ्यूजन होगा तो दोबारा बात कर लेंगे। तो जब ये इक्विलिब्रियम में होंगे तो ये कंपोनेंट्स एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे भैया, बैलेंस कर रहे होंगे ना भाई, ठीक। चले आगे बढ़े। अब ये देखिए थीटा सेम है, ये लिखा लिखा तेज लिखिए, मुझे न लिखना पड़े इसीलिए मैं थोड़ा, लेकिन कई जगहों पे मैंने हटा दिया है। अब मैं लिखूंगा कि मैं समझता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा वक्त तो चाहिए लिखने के लिए। ये एंगल सेम है थीटा, इसका मतलब कंडीशन यहां ऐड कर दीजिएगा फिगर के साथ।
ये एंगल सेम तभी रहेगा, इसका मतलब क्या है, दोनों चार्जेस क्या है, सेम होंगे, और दोनों के मासेस भी क्या है भाई, सेम है। दोनों का मास और चार्ज दोनों क्या है भाई, सेम है। चार्जेस के केस में चार्जेस आपके डिफरेंट हो सकते हैं, तब भी थीटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मास आपका इक्वल होना चाहिए, मास इक्वल होना चाहिए। चार्ज इक्वल होगा तो भी ठीक है, नहीं इक्वल होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मास इक्वल होना चाहिए। अभी यही केसेस अलग अलग डिस्कस करेंगे, अब बस केस में। हाँ हाँ, चार्ज डिफरेंट अगर होगा तो फोर्स के एक्सप्रेशन में क्या आता है, के Q1 इंटू Q2, हमने कहा था नहीं म्यूचुअल होते हैं, दोनों फोर्स के एक्सप्रेशन में Q1 Q2 आएगा, तो चार्ज की डिफरेंट होने से मैटर करेगा क्या, हमने स्टार्टिंग में बताया था ना, दोनों चार्जेस का जो एक दूसरे पे फोर्स लगेगा मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। स्टार्टिंग में याद करो, मैंने डिस्कस किया था, ये नहीं याद है, याद है या नहीं। और यहां भी देखो ना भाई, फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, कि Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। मान लीजिए Q1 Q2 से छोटा है, तो जब फोर्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आएगा तो दोनों में ना Q1 Q2, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा ना, डायरेक्शन अपोजिट आएगा। बस क्लियर है कि नहीं बात अपनी, ये मैं स्टार्टिंग में बताया था, याद है आप लोगों को, मैंने कहा था जरूरी पड़ेंगे ये सब चीजें, याद रखना। अब यहाँ अब यहाँ ये बता, ये अब ये सारी चीजें हैं, अगर ये दोनों के क्या है, चार्जेस डिफरेंट है, देखो ये केस है अपना, फाइंड द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन या रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2 गिवन दैट Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है, Q1 की वैल्यू Q2 से ज्यादा है, मतलब मैग्नीट्यूड या अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ Q1 इज मोर देन व्हाट, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ Q2, मतलब जो भी इसका मैग्नीट्यूड है। अगर Q1 Q2 से ज्यादा है तो क्या आप मानोगे कि ये इस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, Q1 का मैग्नीट्यूड अगर Q2 से ज्यादा है तो क्या आप मानोगे कि कंपैरेटिवली Q1 Q2 पे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। मतलब ये Fe लिखा है, और यहां जो मैं लिखूंगा Fe डैश लिख दे रहे हैं, मान लीजिए, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस होगा, क्या दोनों सेम होंगे, सेम होंगे। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहे जो भी हो, दोनों चार्जेस एक दूसरे पे इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे, और दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तब भी यहां एंगल्स क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। θ1 θ2 लिखे हैं, लेकिन ये दोनों हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। तभी मैंने लिख दिया था वहां Q1 Q2 डिफरेंस होगा तब भी होगा। तुम ये सब मत लिखना भैया, सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे लिखो, ऐसे लिख करके लिखो, केस वन लिखो, व्हेन ये मैं भेज दूंगा, आप लिख लीजिएगा, व्हेन Q1 इज ग्रेटर देन Q2, लेकिन मास क्या है भाई, इनका सेम है, ये लिखा नहीं है लेकिन इसको ध्यान समझना। तो इस केस में क्या होगा, θ1 इज इक्वल टू क्या होगा, θ2, या वर्ड्स में भी लिखवा दे रहे हैं इसको, तब ये एंगल हमेशा क्या होगा भैया, सेम होगा। ये स्लाइड भेज देंगे ग्रुप में, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो इस केस में क्या होगा, इसमें लिखा है ना, as we can see the electrostatic force acting on these two charges is same, the length of the string and their masses are equal, so the angle by which they are rotated from mean position will be equal। तो लिखो इसमें, इसका मतलब क्या है, दैट इज, लिखिए दैट इज एंगल subtended from mean position, angle subtended from mean position, ठीक है, from mean position will be what, same। ठीक है, दोनों के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। नेक्स्ट केस देखो भाई, अगर इनके क्या है,
मास डिफरेंट है तो, मास डिफरेंट है तो ये समझना है, चार्जेस सेम है डिफरेंट है ये छोड़ो, क्योंकि फोर्स तो सेम ही लगेगा ना, चार्ज सेम है तो भी, डिफरेंट है तो भी फोर्स तो सेम लगेगा ना। अगर मास में डिफरेंस है तो भैया, अगर मास में डिफरेंस है तो एंगल में डिफरेंस होगा। क्यों होगा भाई एंगल में डिफरेंस? एंगल में डिफरेंस क्यों होगा ये समझाओ। मास में अगर डिफरेंस है तो एंगल में डिफरेंस क्यों आएगा? हाँ क्योंकि लिखा है, यही होगा। क्यों है? हाँ टेंशन दोनों में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। जब टेंशन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो कंपोनेंट में क्या आ रहे हैं, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा आ रहा है ना, तो जिसमें टेंशन ज्यादा होगा उसके कंपोनेंट्स की वैल्यू भी क्या आएंगी भाई, ज्यादा आएंगी। जब कंपोनेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी, जरा ध्यान से देखना। अब मैं कह रहा हूं m1 इज ग्रेटर देन m2, यहां समझना ध्यान से, m1 इज ग्रेटर देन m2, तो इसके कंपोनेंट लिखेंगे तो क्या बनेगा जरा बताना। ये आपका क्या बनेगा भाई, T1 cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या बनेगा, T1 sin थीटा। क्लियर है? इसके कंपोनेंट क्या बनेगा भैया, ये जो भी है यहाँ थीटा बन रहा है ये भी थीटा ही है, ये हो जाएगा T2 cos थीटा, यहाँ क्या होगा भाई T2 sin थीटा। ये तो क्लियर है ना कि T1 इज ग्रेटर देन क्या है भाई, T2। क्यों T1 इज ग्रेटर देन T2 है, M1 इज ग्रेटर देन क्या है, M2 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें टेंशन भी है। आपने पढ़ा न्यूटन साहब का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो हमारा M1G होगा वही पूरा अपना क्या होगा, T1 cos थीटा होगा, या थीटा 1 है तो थीटा 1 लिखेंगे यहाँ, जो थीटा 1 है थीटा 1 लिखेंगे, थीटा 2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा 2 लिखेंगे, जो है लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका मास ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें टेंशन भी ज्यादा आएगा, टेंशन ज्यादा आएगा तो ये जो कंपोनेंट आएगा इनके केस में, ये जो आएगा T1 cos थीटा जो भी आएगा, और इनका जो आएगा क्या आपका T2 cos थीटा, ऑब्वियस सी बात है इनके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होगा। ये T1 cos थीटा 1 आपका किसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा भैया, क्लियर है ना। लेकिन T1 ज्यादा है इसलिए हो रहा है, थीटा भी ज्यादा हो ऐसे जरूरी नहीं। ये तो हो गया वर्टिकल का, चलो ठीक है ये बैलेंस है। हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट को देखा जरा, T1 T2 के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, ज्यादा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये चार्ज इसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा होगा आपने पढ़ा होगा इनर्शिया, एक वर्ड पढ़ा होगा ना इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहता है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए। इसका मतलब इस चार्ज क्यू में जिसका मास ज्यादा है इसमें इनर्शिया ज्यादा होगा, तो ये अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होने का ज्यादा अपोज करेगा। जब मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होने का ज्यादा अपोज करेगा तो इसका जो एंगल यहां बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, कम बनेगा या ज्यादा, कम बनेगा। क्लियर हो रही है अपनी बात, ठीक है ना। इसको बनाओ, ये स्पेशल केस है, इसको नोट करो, आप लिख लो वंस मोर। अच्छा लगा आपको? मैंने कहा इसका मास ज्यादा है तो इसमें इनर्शिया ज्यादा होगा, जब इसमें इनर्शिया ज्यादा होगा तो ये अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होने का क्या करेगा, अपोज करेगा। मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होने का अपोज करेगा, इसका मतलब क्या है, इसकी शिफ्टिंग इधर ज्यादा होगी। जब शिफ्टिंग इधर ज्यादा होगी तो ये एंगल छोटा होगा कि बड़ा होगा, बात समझ आ रही है अपनी। इसको बनाओ स्पेशल केस या केस टू करके स्पेशल केस डाल के इसको बनाओ और इसको लिखो। लिख भाई लिखो जल्दी से। केस 2 करके लिखना, स्पेशल केस, इसको ड्रॉ कर लो और इसको लिखो। क्या क्या कहना चाह रहे हो बताओ, बताओ मैं बताता हूँ, आप बोलिए। इधर का टेंशन ज्यादा है, हाँ हाँ ज्यादा क्यों है ये पूछना चाह रहे हो, इसका मास ज्यादा है ना। हर चीज रिलेटिव है, सब समझोगे तभी जाकर मजा आएगा, ठीक है ना। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, ये थोड़ा यूनिक केस है, इसको ध्यान में रखना। नहीं बच्चे हमेशा इक्वल इक्वल समझे रहते हैं, गलती वही हो जाती है, हमेशा इक्वल नहीं समझना है।
कोई नहीं, कोई नहीं, आपने बनाया इसे, बनाया सबने, मैं समझाता हूं, देखिए कैसे भाई। ठीक, अब तकल्लुफ उठाने की जरूरत नहीं है, यहां समझिए। भैया आप हमें बताएं बस दो इंपॉर्टेंट चीजें। अब रुक जाओ, अब मेरी बारी। इट्स, समझ गए? कितनों को नहीं समझ में आया ये बात बताइए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर से बताता हूँ। देखिए ठीक है, देखिए देख भाई, चलो अब मुझे बस सीधा सीधा ये बताओ कि टेंशन हमेशा कहाँ लगेगा? जिधर से आपका ये बेस फिक्स होगा, रिजिड होगा, उस साइड लगेगा। टेंशन हमेशा ऊपर लगेगा वेट के, वेट की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, या फोर्स जो भी लग रहा होगा उसके अपोजिट लगेगा, या हमेशा, ध्यान है ना? ठीक है। इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है? जब आप इक्विलिब्रियम की बात करते हो इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब जो दोनों कंपोनेंट है एक दूसरे के क्या है? इक्वल हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल हैं। अब ये है, अगर मैं m1 मान रहा हूं इसका मास, ये टेंशन हमारा t1 है भाई, इसको मास मान रहा है m2, ये टेंशन हमारा क्या है? t2 है। g से दोनों में मल्टीप्लाई किया गया है, इसका मतलब g से तो कोई चेंज नहीं आएगा दोनों में खास। अगर m1 ज्यादा है m2 से, तो क्या मैं मानूं कि t1 t2 से ज्यादा होगा? क्योंकि t1 m1 g को बैलेंस कर रहा है और t2 m2 g को बैलेंस कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये चीज ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेट ज्यादा आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसके कारण इसमें टेंशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मास इसके कंपैरिजन में कम है, तो इसका मतलब इसके इसमें जो आएगा टेंशन इसके कंपैरिजन में क्या होगा? कम होगा। ये बात एकदम क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं? डन, क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब जरा देखना, मैं ये कह रहा हूं कि ये कहीं एक ही बेस से लटके हुए हैं आपके, मान लीजिए सेम बेस से कहीं ये स्ट्रिंग लटके हुए हैं। बहुत ध्यान समझना, इनर्शिया आपने पढ़ा है ना? इनर्शिया क्या कहता है? अब जरा देखना, दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है भाई? क्यू ही है, क्यू है। ठीक है, तो इसके कारण जो इसमें फोर्स लगेगा, सेपरेशन मान लेते हैं इनके बीच का भाई आर है, अभी सीधे डायरेक्ट लिखते हैं, आर लिखते हैं हम, बस आर समझना, आर है। ठीक है, ये जो फोर्स लगेगा जो भी है यहां लिखेंगे, और ये जो फोर्स होगा एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या होगा भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या होगा? आर स्क्वायर। भाई Q1 इंटू Q2 होता है, लेकिन दोनों Q1 Q2 क्या हमारे? Q ही है ना। कूलम साहब का लॉ क्या कहता है? दो चार्जेस अगर डिफरेंट डिफरेंट हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा क्या होगा? के Q1 Q2 अपॉन क्या होगा? आर स्क्वायर। आर क्या है? दोनों चार्जेस के बीच का क्या है भाई? ये डिस्टेंस है। ये तो क्लियर ही है, सबको पता ही होगा, ये आर है। तो कूलम साहब का लॉ ये कहता है कि इनके बीच में ये फोर्स लगेगा। क्लियर है? अब चूंकि चार्जेस सेम नेचर के हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है भाई? पॉजिटिव है, दोनों में कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स, रिपेल करेंगे, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। ये तो क्लियर है ना? ठीक है, तो ये बताइए क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा? मैं बार बार कह रहा हूं, चार्जेस का मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, दोनों में क्या होगा? एक दूसरे पे दोनों इक्वल फोर्सेस अप्लाई करेंगे, बस फोर्स का डायरेक्शन ही क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। ध्यान में रखना। तो ये भी आपका आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? आर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जरा बताना, ये भारी है, ये हल्का है, और सेम फोर्स दोनों बॉडीज को, दोनों चार्जेस को डिस्प्लेस कर रही हैं। आप ऐसे ले, मैंने एज ए कॉमन मैन, आप मुझे बताओ, अगर सेम फोर्स से एक कार को आप डिस्प्लेस कर रहे हो और एक ट्रक को डिस्प्लेस कर रहे हो, किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा? सेम फोर्स लगा रहे हैं, किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा? कार का होगा। इसका मतलब जो हल्की है, इसका मतलब अगर मीन पोजीशन से इसका एंगल में θ1 मानूं, इसका एंगल में θ2 मानूं, ये हमारा हल्का है ना, ये लाइटर है कि नहीं? ये हल्का है तो इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो ये वाला एंगल क्या आएगा भैया? ज्यादा आएगा। और जो भारी है उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, तो मीन पोजीशन से इसका एंगल क्या होगा भैया? कम बनेगा। तभी तो मैं कह रहा हूं θ1 इज लेस देन व्हाट? θ2। क्या बात सही आई? बात क्लियर हुई? टेक्निकल वर्ड में ये कहें कि इसका क्या होगा? इनर्शिया ज्यादा होगा तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होने का ज्यादा अपोज करेगा, मीन पोजीशन की तरफ ज्यादा ये क्या होगा? इसलिए ये वाला एंगल कम होगा, ये वाला एंगल क्या आएगा? ज्यादा आएगा। यही बताया जा रहा है। अभी भी नहीं आया? आ गया? फिर से बताएं, पक्का? फिर समझना, समझो समझो,
भैया जब एक क्लास में एक से ज्यादा टीचर हो जाए, समझ लो ना तो स्टूडेंट समझ पाएगा ना ही टीचर। सीट अलग करा देंगे, जान लेना। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझिए मैं बताऊंगा। आप लोग देखिए थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो बहुत सारी चीजें बता देंगे। अब ये तो मान रहे हैं ना कि अगर पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, चीजें नहीं आ रही तो थोड़ा समझने की जरूरत है, इतना तो मानेंगे ना। देखिए चीजें आपको बहुत बेहतरीन दी जा रही हैं, आप थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट करना सीखिए, थोड़ा सा एक्सेप्ट करिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, हर चीज आएगा। देखिए कैसे भाई, ये तो समझ में आ गया ना। फोर्सेस क्या लगेंगे हमारे, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स तो यही लगेगा, सेम है ना। अब यही सेम फोर्स दोनों चार्जेस को डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगा बाहर की तरफ लगेगा, इसके कारण भी इस पे जो फोर्स लगेगा ये भी क्या होगा भैया, बाहर की तरफ लगेगा। तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं मीन पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में, कर रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था इस पे, ये वाला इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये भी इस पे 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है। लेकिन इसका वेट 10 kg है, इसका वेट 5 kg है। तो ये वाला चार्ज इसको ज्यादा डिस्प्लेस करेगा या ये वाला चार्ज इसको ज्यादा, लेफ्ट वाला ज्यादा डिस्प्लेस होगा या राइट वाला ज्यादा डिस्प्लेस होगा, राइट वाला, क्योंकि हल्का है ना ये ज्यादा डिस्प्लेस होगा। जब ये ज्यादा डिस्प्लेस होगा तो सेम बेस से इसका एंगल क्या होगा, ज्यादा बनेगा, बड़ा बनेगा कि नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि θ2 ज्यादा होगा, θ1 क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि इसमें इनर्शिया ज्यादा होगी, ये मीन पोजीशन की तरफ ज्यादा क्या होगा, शिफ्टेड होगा। रीजन क्या है, वेट इसका ज्यादा है, डिस्प्लेस नहीं होगा इजीली, ये होगा भी तो बहुत थोड़ा होगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। आप रीजन लिखो, मैं बताता हूं। आपने लिखा, फिगर बना लिया है सबने, फिगर ड्रॉ कर लिया है, रीजन लिखिए ऐसा क्यों। आपने लिखा ये θ1 लेस देन θ2 लिख दिया, सबने लिखा, लिख लो, लिखो। आ गया, ठीक, आ गया, ठीक। ध्यान रखना, अभी तो स्टार्टिंग है, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट मिस कर दोगे। बहुत कुछ बता देंगे, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना बता देंगे ना, किताब में पढ़ोगे ना टीचर बताएगा। हाँ अभी मुझसे पूछना तुरंत आ जाएगा। पूरी फिजिक्स, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री आप समझो, सुनो। अच्छा भैया नोट किए क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोग शुरू हो जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब इस केस में क्या है भैया, बस बात नहीं कीजिएगा, बाकी सब ठीक है। इस केस में क्या है, अगर दोनों चार्जेस क्या हैं, अपोजिट नेचर के हैं और अलग अलग पॉइंट से क्या है, फिक्स हैं। ये मान लीजिए ये वाला पॉइंट इससे फिक्स है, ये इस पॉइंट से फिक्स है। दोनों चार्जेस क्या करेंगे एक दूसरे को, लेकिन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। अभी भी फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। मान लेते हैं स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, एल है, तो ये वाला कितना आएगा, एल साइन थीटा, पीछे बताए। ये भी कितना आएगा, एल साइन थीटा आएगा ना, एल साइन थीटा। अगर टोटल सेपरेशन पहले डी था तो अब इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा, डी माइनस 2l साइन थीटा। क्यों भाई, क्योंकि एल साइन थीटा इधर से माइनस होगा और एल साइन थीटा इधर से माइनस होगा, तो टोटल सेपरेशन कितना आ जाएगा, डी माइनस 2l साइन थीटा आएगा। जब फोर्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या होगा, F इक्वल टू क्या होगा भाई, F इक्वल टू क्या होगा लिखेंगे बताओ, के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या होगा, डी माइनस 2l साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। मैं लिखना बता रहा हूँ, ये सब छापने की जरूरत नहीं है, आपको स्लाइड जाएगा, आप देख कर न रखिएगा। बहुत कुछ नोट्स में नहीं लिखना है, सब समझना है। कुछ चीजें जो लिखनी है मैं बता दे रहा हूँ, लगातार लिखते रहिए। यह आएगा एक्सप्रेशन। अब कौन सा कंपोनेंट किसको बैलेंस करेगा आपको पता ही है। नीचे का जो वेट mg होगा उसको कौन बैलेंस करेगा भैया, टी कॉस थीटा। और इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी माइनस 2l साइन थीटा। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है किसी को, लिख लेंगे ना इसको,
या लिखवाना पड़ेगा इसे भी? समझ गया ना तरीका? मेन ये है कि आप लिखना सीखिए। मेरे ही लिखा हुए एग्जैक्ट आ जाएंगे इसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा, बट कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे तो आप लिख कर आएंगे। अब हमने कह दिया अगर दोनों के मास डिफरेंट होते तो, इसी सेम क्वेश्चन में अगर दोनों के मास डिफरेंट होते तो ये एल साइन थीटा दोनों सेम आता क्या? डिफरेंट आता। तब यहां डी माइनस क्या लिखते हैं? अलग अलग दोनों को माइनस करते, फिर इसका नीचे होल स्क्वायर करते आप। बस बेसिक समझो कि चीजें हैं कैसे, लिख ले जाओगे अपने से, ठीक है? चलिए अब इसमें आप लोगों को सरदर्द नहीं देंगे, आ जाते हैं आपके अपने टॉपिक, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड में। हाँ क्या हो गया? बोलिए क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड रीडिंग करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहां सबको आएगा, परेशान हो। अभी तक जितने टॉपिक चल रहे थे जो स्टार्टिंग से रहे होंगे उनको सबको समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसे तो तुरंत ही आ जाएगा ना। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? कोई नहीं लिखिए, पहले लिखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर लिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड अराउंड ए चार्ज, द फील्ड अराउंड ए चार्ज, द फील्ड around a charge, the field around a charge up to where, the field around a charge up to where it can impact other charges, the field around a charge up to where it can impact other charges, it can impact other charges is called electric field of that charge, is called electric field of that charge। जैसे ये चार्ज कोई क्यों रखा हुआ है, इसका कुछ रीजन होगा, कुछ स्पेस होगा जहां तक ये अदर चार्जेस को क्या कर सकता है भैया? इंपैक्ट कर सकता है। इंपैक्ट करने का मतलब क्या है? या तो अट्रैक्ट करेगा या क्या करेगा भैया? रिपेल करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इसको क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा। और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इसको क्या करेगा? ये रिपेल करेगा। तो जैसे इस चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे हर चार्ज का क्या होगा? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस, वो फील्ड जहां तक वो अदर चार्जेस को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, वो इस चार्ज का क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हेडी करिए, इसको बना लीजिए जल्दी से, फटाफट ड्रॉ करिए, लिखिए। ये सब बहुत इजी चीजें हैं। स्कूल वाले रूटीन में आप प्लीज मत रहिएगा। जो चीजें जरूरी आपको लगता है फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ते रहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले मैंने बताया था। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट स्टडी करिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फटाफट लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ई इज इक्वल टू क्या होता है भाई? एफ अपॉन क्यू नॉट। ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। इसको कैसे डिफाइन करेंगे बताइए, जो लोग जानते हैं बताएं, कैसे डिफाइन करेंगे इसे? डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? या क्या इससे हम समझ रहे हैं? क्यू नॉट यहां पर क्या है? क्यू नॉट का मतलब क्या है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव
टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। Q0 का मतलब क्या है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये। इसकी मिनिमम वैल्यू भी मैंने बताई थी। वेरी गुड। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? एक प्रोटॉन का जितना चार्ज होता है उतना होगा। कितना होगा भाई? प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। लिख लेना मिनिमम, मैक्सिमम जितना दिया रहेगा लेंगे, बट मिनिमम इसकी वैल्यू यही होगी, इससे कम नहीं हो सकता। मैं कह तो रहा हूं कि मैं पढ़ाया था पहले, अभी याद आया। लिखो इसका क्या मतलब है, नीचे लिखिए आप, लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में लिखिए, बोले लिखो भाई। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई, the force experienced by, the force experienced by, ऐसे लिखो, the force experienced by a unit positive test charge, the force experienced by a unit positive test charge when it is kept, yeah, when it is placed, when it is placed, when it is placed in an electric field of a charge, when it is placed in an electric field of a charge, when it is placed in an electric field of what? A charge। किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इसको रखेंगे तो हमें पता चलेगा क्या है उसका, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके किसी पॉइंट पे हमने क्या किया, Q0 रखा है, तो ये Q0 इस Q की वजह से जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी फोर्स को ही बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, इंटेंसिटी होगा। इंटेंसिटी का मतलब कितना इंपैक्ट ये चार्ज इस चार्ज पे छोड़ेगा, कितना अट्रैक्ट करेगा या कितना क्या करेगा, रिपेल करेगा। उसी इंटेंसिटी को, उसी मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग होगा। बात क्लियर है? यूनिट इसकी क्या होगी यहां से बता दें, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैं हटा दूं ये सब, ये हटा दूं। अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्केलर है या वेक्टर? दो ही तो होता है, कुछ लोगों ने स्केलर बोल दिया, कुछ लोगों ने वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है ये, और इसका डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज से। बहुत ध्यान रखना भैया, डायरेक्शन इसका कहां से कहां होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। हमेशा इसको ध्यान रखना, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, हमेशा। क्लियर है? नाराज हो गया क्या? जहाज हटा ले। एक छोटी सी डेफिनेशन लिखिए, फिर आज की क्लास यहीं रोकते अपने। हटाए से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हेडिंग करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसे डिफाइन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखा भाई, इसे मैं इसे हटा दूं, अब सबने लिख लिया। हेडिंग करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड भी बोलते हैं इसको, कंफ्यूज नहीं होना कि ये उल्टा सीधा हो गया कैसे क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, यही क्या है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।
कैसी लाइन होती है? ये सीधी दिख रही तुझे? कर्व में है। यहाँ दो वर्ड आएगा, एक तो इमेजिनरी है, इमेजिनरी का मतलब दिखती नहीं, विजिबल नहीं है ये, ठीक है। और ये स्मूथ कर्व होता है, हाँ वो तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज में। स्मूथ कर्व का मतलब क्या होगा बेटा? तो मैथ्स के स्टूडेंट होगा, अगर ये बोल दिए इसका मतलब तुम्हें रत्ती भर ख्याल नहीं है कि तुम मैथ्स से बिलोंग कर रहे हो। स्मूथ कर्व का मतलब है एक ऐसा कर्व जिसके हर एक पॉइंट पे केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। एक ऐसा कर्व जिसके हर एक पॉइंट पे केवल और केवल एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे कर्व को क्या कहते हैं? स्मूथ कर्व। अब बताता हूँ बेटा, तुम मैथ की स्टूडेंट हो, इस मुखालफत में मत रहना कि मैथ गुरुजी को नहीं आती। देख बेटा, जैसे ये कर्व क्या है अपना, स्मूथ है, इसके हर एक पॉइंट पे केवल और केवल कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप? एक ही, हर एक पॉइंट पे केवल और केवल एक, मतलब कर्व है ये पूरा एकदम। लेकिन अगर ये ग्राफ ऐसे होता तो, अरे बेटा इस लाइन को भी कर्व बोलते हैं, यही है, यही होता है कि जब मैथ भी पढ़ रहे हो केवल नैरो माइंडेड हो, पागल नहीं तो। लाइन को भी कर्व बोलते हैं, ये स्ट्रेट कर्व है, इसी स्ट्रेट को और कोई स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। मतलब मैथ्स के स्टूडेंट आप हैं, मुझे तो बस फिजिक्स केमिस्ट्री आती, इसके बाद भी अरे बेटा बताओ, ठीक है, ध्यान रखना। स्मूथ कर्व का मतलब एक ऐसा कर्व है जिसके हर एक पॉइंट पे केवल और केवल एक ही टेंजेंट क्या किया जा सकता है? ड्रॉ किया जा सकता है। ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं? स्मूथ कर्व कहते हैं, ठीक है भाई। चल अब मैं बताता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्या होती हैं? एक इमेजिनरी, स्मूथ और ओपन कर्व होती हैं। ओपन कर्व का होने का मतलब क्या है? ओपन कर्व होने का क्या मतलब है कि ये लाइंस आपकी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पे आएंगी, बट इनसाइड द कंडक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाएंगी कहीं। मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, यहां आया, गेम ओवर, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ओपन कर्व है। मतलब यहां से यहां तक आया, लेकिन यहां से यहां नहीं जाएगा, ये बस आया यहां से यहां, गेम ओवर, इसलिए ओपन कर्व है ये, ठीक है ना। देखिए ओपन क्लोज का मतलब समझते हैं ना आप लोग? जैसे ये कर्व है क्या, अभी जो हमने बनाया था ये क्या है? ओपन है, लेकिन ये कहीं से भी चला आकर ज्वाइन हो गया तो ये क्या है? क्लोज कर्व। क्लोज कर्व मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पार कर क्या हो रहा है? एंड हो रहा है, तब ये क्या है? क्लोज कर्व। लेकिन कहीं से स्टार्ट हुआ, कहीं पे भी एंड हुआ तो क्या हो जाएगा? ये ओपन कर्व। जैसे इस केस में ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव पे एंड हो जा रहा है, लेकिन कोई भी लाइन नेगेटिव से पॉजिटिव पे नहीं आ रही है, तो ये कैसा कर्व होगा? ओपन कर्व होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है हमारी बेसिकली कैसे होती हैं? एक इमेजिनरी, स्मूथ, ओपन कर्व होंगी, जो कहां से स्टार्ट होंगी? पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे एंड हो जाएंगी। लिख लीजिए इसको, लिखो एन इमेजिनरी स्मूथ ओपन कर्व, एन इमेजिनरी, an imaginary smooth open curve, an imaginary smooth open curve, an imaginary smooth open curve which starts from positive charge ब्रैकेट में देना कंडक्टर। चार्ज कहाँ होगा? हवा में तो होगा नहीं, किसी न किसी किस पे होगा? कंडक्टर पे होगा। पॉजिटिव चार्ज एंड ends at what? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज भी किसी किस पे होगा? कंडक्टर पे होगा, ठीक है। और करके इसकी सेकेंड डेफिनेशन लिखो, और सेकेंड डेफिनेशन, an imaginary smooth open curve an imaginary smooth open curve an imaginary smooth open curve on which या through which या on which ऐसे लिखो, चाहे through which लिखो, बात एक ही है, क्योंकि इमेजिनरी लाइन है ना, यहाँ थ्रू और ऑन का क्या मतलब है? इमेजिनरी है तो इमेजिनरी ही है, क्या बोलना ठीक होगा? क्या लिखा आपने? ऑन विच ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैन इजिली पास आउट,
कैन इजिली पास आउट। समझ रहे हो ना, मतलब एक ऐसी लाइन होगी जिसपे एक केस चार्ज आपका इजिली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या हो सकता है, पास हो सकता है। ऐसी इमेजिनरी ओपन स्मूथ कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। डेफिनेशन बता रहा हूं, कल इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, फिर आगे बात करेंगे अपन। ठीक है भाई, आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है फिर, थैंक यू बदरे, थैंक यू।